नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। बदलते मौसम के साथ देश भर में डेंगू का खतरा भी तेजी से बढ़ा है, लेकिन इस बार डेंगू कुछ ज्यादा ही खतरनाक साबित हो रहा है। खासकर कोरोना की एंटीबॉडीज की मौजूदगी अगर शरीर में है तो डेंगू का संक्रमण और खतरनाक रूप ले सकता है, ऐसी फाइंडिंग्स हैं। ऐसे में आज हम डेंगू के नए स्ट्रेन पर बात करेंगे, इस खतरे को समझेंगे, साथ ही कोरोना के शिकार हो चुके लोगों के लिए ये कितना घातक है और इससे कैसे बचना है, इस पर भी करेंगे एक्सपर्ट से चर्चा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। मौसम ने करवट क्या बदला, अस्पताल और डॉक्टरों के पास आने वाले डेंगू के मरीजों की संख्या भी अचानक बढ़ गई है। लेकिन नए स्ट्रेन के चलते इस बार डेंगू खतरनाक रूप लेकर आया है। तो आखिर क्या है डेंगू का नया स्ट्रेन, इसे समझना होगा। दरअसल डेंगू की जांच के लिए भेजे गए कुछ सैंपल्स में इसका नया स्ट्रेन डेन V2 पाया गया है। ये डेंगू के पहले के स्ट्रेन डेन V1 से कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो डेन V2 स्ट्रेन की चपेट में आने के चलते मरीज के प्लेटलेट्स की संख्या में तेजी से गिरावट आने लगी है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर इन स्थितियों में मरीज का सही तरह से इलाज नहीं किया गया तो मल्टी ऑर्गन के फेल होने का खतरा भी हो सकता है। डेंगू के खतरे को लेकर चिंता यही नहीं रुकती। जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उनके लिए डेंगू बेहद घातक साबित हो सकता है। दरअसल हाल ही में जारी हुई ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी THSTI की एक मेडिकल रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसके मुताबिक कोरोना के SARS-CoV-2 एंटीबॉडी से क्रॉस रिएक्ट के चलते डेंगू का संक्रमण ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है, खासकर उन्हें जिनके अंदर कोरोना की एंटीबॉडी की मौजूदगी अभी भी बनी हुई है। हालांकि इसे लेकर अभी और स्टडी हो रही है, लेकिन जो लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं उन्हें डेंगू को लेकर ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। वहीं कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए भी डेंगू का खतरा ज्यादा है। अब डेंगू वाले मच्छर की बात करते हैं। ये एडिस मच्छर के काटने से होता है। ये बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते, खासकर ये टखने और कोहनी पर काटते हैं। ये भी पाया गया है कि एडिस मच्छर अक्सर तेज रोशनी में, खासकर दिन के समय काटते हैं। डेंगू के मच्छर गंदे नाली या बहते पानी में नहीं पनपते, ये साफ ठहरे हुए पानी में भी पनप सकते हैं। ऐसे में एक तो पानी को ठहरने ना दे, कहीं ठहरा हुआ पानी है तो उसमें BTI पाउडर का छिड़काव करें। वही कूलर में हफ्ते में 2 बार मिट्टी का तेल डालें, इससे मच्छर के अंडे नहीं पनप सकेंगे। एडिस मच्छर के काटने के लक्षण 2 से 3 दिन में दिखाई देने लगते हैं। खासकर डेंगू में तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, थकान, गले में खराश, नाक बहना, उल्टी, दस्त और मांसपेशियों में दर्द की शिकायत होती है। अगर ये लक्षण दिखे तो तत्काल डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जहाँ तक रही बात इसके बचाव की, तो कूलर, घर के आसपास गड्ढों में पानी ना जमा होने दे, शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। ये कुछ ऐसे सामान्य एहतियात है जो डेंगू के खतरे को कम कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर संजय राय प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन के एम्स में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राय आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, पूर्व हेड कम्युनिकेबल डिजीजेस ICMR से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रमन गंगाखेडकर आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर भाटी, जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भाटी आपका भी हमारे शो पर। मैं डॉक्टर राय चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा। और ये जो रिसेंट स्टडी आई थी, इस फिनोमिना को इन्होंने एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट ADE कहा है। जरा इसे समझाएं सर, ब्रेक डाउन करें और ये समझाएं कि क्या वाकई में एंटीबॉडीज का कोई, जो एंटीबॉडीज कोविड की हैं, उनका डेंगू से कोई कनेक्शन है क्या? ठीक है, आपने जैसा कहा एंटीबॉडीज डिपेंडेंट इन्हांसमेंट या डेंगू के केस में देखा गया है और भी कहीं भी हो सकता है। एज नेम इंडिकेट कि एंटीबॉडीज डिपेंडेंट जो है कि जैसे डेंगू के केस का मैं एग्जांपल दे दूं दर्शकों को समझाने के लिए। डेंगू में क्या होता है कि डेंगू के 4 वेरिएंट हैं, 1, 2, 3 और 4। एक बार अगर आपको डेंगू होता है एक वेरिएंट से तो यूजुअली फर्स्ट टाइम होता है तो माइल्ड होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज मतलब शरीर की एंटीबॉडीज जो है उसको किल करती है, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है, रिकवर हो जाते हैं हम। जब दूसरी बार होती है उस वेरिएंट से अब नहीं होता है, क्योंकि यूजुअली लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है सेम वेरिएंट से। मान लीजिए अभी आपको डेंगू 1 हुआ, अब डेंगू 2 अगर होता है, डेंगू 1 आपको फिर से नहीं होने वाला है, डेंगू 2 होता है तो
क्या होता है कि उसके लिए फिर से प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है, पूरी तरीके से एंटीबॉडीज बनती है, क्योंकि एंटीबॉडीज तो हैं, वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज नहीं होते, उनको जो है वो डेंगू 2 को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता। तो एक तरीके से ये हाइपर इम्यून रिस्पांस होता है, मतलब एंटीबॉडीज लेवल बढ़ जाता है। सो जब भी हाइपर इम्यून रिस्पांस होता है तो उससे जो है आपका शरीर में इन्फ्लेमेशन होने लगता है। तो डेंगू में ज्यादातर डेथ्स जो होती हैं, जो भी डेथ्स होती हैं, बहुत नहीं होती है, 0.1% के आसपास ही रिपोर्टेड है। एक तो पहली बार नहीं होती, सब्सिक्वेंट जब भी इन्फेक्शन होता है उसके साथ वो बढ़ती रहती है, और इस प्रक्रिया को एंटीबॉडी डिपेंडेंट इनहेंसमेंट करते हैं। वही ना कि कोविड में भी हम एंटीबॉडीज लेवल को लेके बहुत खुश हो रहे थे। कोई जरूरी नहीं कि एंटीबॉडीज लेवल आपको प्रोटेक्ट करेगा, एंटीबॉडीज लेवल आपको किल कर सकता है, और एडी जो है उसका एग्जाम्पल है इसमें। एब्सोल्युटली सर। तो आपका ये एडी की बात हुई। आपने दूसरा सवाल पूछा कि उसका जो है कोविड से इसका क्या रिलेशन है। तो जिस स्टडी का आप जिक्र कर रहे थे, एक दो स्टडीज जो है अभी हुई हैं कि क्रॉस रिएक्टिविटी, क्योंकि उस टाइप के ही एंटीबॉडीज रहेंगे तभी ये एडी होने की संभावना है। जब क्रॉस रिएक्टिविटी होगी, मतलब एक एंटीबॉडी जो है दूसरे के ऑलमोस्ट वैसा ही हो, लेकिन वह उसको न्यूट्रलाइज ना कर पाता हो। थोड़ी सी जो एविडेंस है वो लग रहे हैं कि कोविड से होगा। जिस स्टडी का आप जिक्र कर रहे थे उसमें कि जिनको कोविड हुआ था फर्स्ट वेव में, उसमें 2 टाइम ज्यादा है, लेकिन जिनको कोविड हुआ और उन्होंने वैक्सीन भी ले लिया उनमें 3 टाइम्स ज्यादा है उसी स्टडी में जो है। तो उनमें सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट देखा गया उस स्टडी में उन्होंने पाया अच्छा कि कोविड होने के बाद जिन्होंने भी वैक्सीन ली 3 गुना, मतलब ऑलमोस्ट परसेंटेज में 300% ज्यादा चांस है जिनको ना कोविड हुआ ना वैक्सीन ली उससे होने का। लेकिन डॉक्टर राय एक चीज और क्लियर करें, ये ऐसा है क्या कि जिनके अंदर एंटीबॉडीज ऑलरेडी मौजूद हैं उनको डेंगू होने का खतरा ज्यादा है, या जिनको एंटीबॉडीज हैं उनको अगर डेंगू हो गया तो सीवियरिटी होने का ज्यादा खतरा है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, डेंगू होने का खतरा मच्छर काटने से डेंगू होता है, वह कोई एयरबॉर्न नहीं है, तो जब तक मच्छर नहीं काटेगा नहीं होगा। होता क्या है, जब आपको इम्यून रिस्पांस ज्यादा होंगी, जितने भी सिम्टम्स होते हैं, हाई ग्रेड फीवर होना, ये बिकॉज ऑफ योर इम्यून रिस्पांस होते हैं। तो अगर एंटीबॉडी डिपेंडेंट इनहेंसमेंट होता है तो उसमें इम्यून रिस्पांस ज्यादा होगा तो सिम्टम होंगे। ये जो स्टडी हुई है उन्होंने सिम्टोमेटिक ही देखा है, उन्होंने सीरम लेके जो है डेंगू का टेस्ट करके नहीं देखा है कि इनका आईजीजी पॉजिटिव था या आईजीएम पॉजिटिव था तो अभी रिसेंट इन्फेक्शन है या पास्ट इन्फेक्शन है, ये सब उन्होंने नहीं देखा। ये उन्होंने अपने लिमिटेशन में बताया है। लेकिन ये जो है इन्फेक्शन अगर हुआ और अगर कहीं हाइपर इम्यून रिस्पांस हो रहा है तो आपको चांसेस है सिम्टम ज्यादा होंगे, पकड़ में ज्यादा आए। तो अगर क्रॉस रिएक्टिविटी हो रही है, मतलब उसका जो है डेंगू का ये आपका कोविड का एंटीबॉडीज भी अगर कुछ वर्क कर रहा है इसके साथ उसके जैसा है कोविड के एंटीबॉडीज जैसा और डेंगू का क्रॉस रिएक्टिविटी हो रही है तो वह सिम्टम ज्यादा होने की उम्मीद है, तो वह आदमी पकड़ में ज्यादा आएगा। तो ऑल्दो इसका कंक्लूजन है कि इन्फेक्शन ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होगा। ओके क्योंकि इन्फेक्शन तो मच्छर काटने पर होगा, वो पकड़ में ज्यादा आएगा। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए एसिम्प्टोमेटिक आप रहे, आपको मच्छर काटा, आपके अंदर वायरस भी गया, आपको डेंगू हो रहा है बट बिल्कुल माइल्ड सा हुआ या एसिम्प्टोमेटिक रहा, तो ना आपको टेस्ट कराएंगे ना आप पकड़ में आएंगे। लेकिन अगर सिम्टम बहुत बढ़ जाएंगे, हाई ग्रेड फीवर होने लगा, आपको और भी प्रॉब्लम्स होने लगी, प्लेटलेट बहुत कम हो गया, कहीं से ब्लीडिंग होने लगी, तो आप तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होंगे। तो उसके चांसेस बिकॉज ऑफ एडी होने के चांसेस हैं तो पकड़ में आएगा। जी हाँ, जी। तो मेरा ख्याल है डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, मुझे लगता है कि ये स्टडी कंक्लूसिव तौर पर तो अभी इसमें काफी समय लगेगा या कुछ और एविडेंसेस इकट्ठा करना पड़ेंगे, लेकिन क्या ये मजबूत आधार देता है कि इस बार न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में डेंगू ने बहुत उत्पात मचाया है? तो क्या ये जो एडी और डेंगू और एंटीबॉडीज का जो कनेक्शन है, क्या ये हमारे को पर्याप्त आधार देता है कि इस बार हमें डेंगू के केसेस क्यों ज्यादा देखने को मिल रहे हैं? मुझे नहीं लगता, मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। ओके मुझे नहीं लगता कि इस किस्म के कंक्लूजन निकालना आसान है ना। आप वो पेपर देखें, कहीं देखें, यानी लोगों को
डेंगू का इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा है क्या? कोई एविडेंस नहीं है उसमें। वो पेपर में बिल्कुल ही एविडेंस नहीं। सीविरिटी ज्यादा है क्या? ये तो टेलीफोन इंटरव्यू था। आप सीविरिटी डिसाइड करने के लिए आपको वो पेशेंट को देखना, उसके बराबर सिम्टम्स पूछना, उसके लक्षण देखना, कोई ऑर्गन को कुछ हुआ क्या वो देखना। ये तो कुछ हुआ नहीं है। लेकिन ये जो बात चल रही है कि क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडी से एडी होता है क्या, एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट जो बोलते हैं, ये होता है क्या, ये भी थोड़ी स्पेक्युलेटिव है। क्योंकि जनरली हम जब डेंगू की बात करते हैं तो उसी का एक चचेरा भाई, डेंगू के जो अलग अलग सब टाइप्स हैं उनमें का चचेरा भाई, उसका पहले इन्फेक्शन हुआ तो बाद में आने वाले दूसरे उसके भाई को, उसकी वजह से ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट होता है। ये दोनों में सिमिलैरिटीज रहते हैं, उससे होता है, ये तो बात पक्की है। लेकिन क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज इतने जनरेट हो सकते क्या, ये देखने के लिए तो कम से कम हमने ये देखना चाहिए था कि कोविड की जो एंटीबॉडी लेवल्स थे वो लेवल्स बढ़ चुके हैं क्या। अब जब डेंगू हुआ तो ये क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडी से अगर हो रहा है, तो मैंने वो पेशेंट का अगर एंटीबॉडी लेवल जांच किया तो मुझे थोड़ा सा बोलने के लिए थोड़ा एविडेंस जमा होता था। अभी ये सारा स्पेक्युलेटिव लेवल पे है, कंक्लूसिव एविडेंसेस नहीं है। कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उससे डरना नहीं है। क्योंकि अभी तक जब कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है तो हमने डेंगू के लिए जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है वो लेते रहना है। लेकिन मुझे डेंगू हो गया तो मैं मर जाऊंगा ऐसे समझना शायद बराबर नहीं रहेगा। और उस किस्म के एविडेंसेस अभी इस वक्त तो नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। एब्सोल्युटली सर। डॉक्टर भाटी, इस बार जरा आप बताएं, दिल्ली में ऑब्जर्वेशंस क्या हैं आपके सीवियरिटी के? क्योंकि यहां से बैठने पर ऐसा प्रतीत होता है कि डेंगू के बारे में ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। ऐसा प्रतीत भी होता है कि हॉस्पिटलाइजेशंस बढ़े हैं कुछ केसेस में। जो मेरे अपने अनुभव हैं उसमें हमने ये भी देखा कि डेंगू के आउटब्रेक के बाद हॉस्पिटल्स में बेड तक का क्राइसिस हुआ है कुछ कुछ शहरों में। तो क्या डेंगू की सीवियरिटी इस बार किस तरह की रही? देखिए, इसको तो हम वैसे काफी सालों से बिल्कुल क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। डेंगू की बात करें, खासतौर पे अभी हम देखें कि प्री पैंडेमिक और पोस्ट पैंडेमिक की बात करें तो जब पैंडेमिक चल रहा था, पैंडेमिक के दौरान तो ज्यादा पैंडेमिक में कोविड के ऊपर ही ज्यादा ध्यान था। पर फिलहाल अभी देखें तो 17 के बाद अभी फिलहाल केसेस डेंगू के ज्यादा देखे गए थे। इस बार देखें तो देखिए कुछ पॉसिबिलिटीज इसमें ये बनती है कि इस बार डेंगू के केसेस ज्यादा होने का एक रीजन तो था कि जैसे मानसून भी पहले आया था। दिल्ली की खास तौर पे मैं बात करूं तो काफी ज्यादा जल भराव और इस तरह की स्थिति देखी गई थी। तो डेंगू थोड़ा पहले भी हम बात करें, जुलाई से पहले हम केसेस देखना शुरू कर रहे थे। और आमतौर पे जो इसका ट्रेंड चलता है दिवाली तक चलता है, तब तक पीक आके फिर ये स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। दूसरा, थोड़ा क्लाइमेट चेंज भी ऐसा देख रहे हैं। अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि जैसे अभी इस बार देहरादून वगैरह में भी केसेस इसके देखे गए हैं। तो क्लाइमेट चेंज भी इसका एक कारण है जिसकी वजह से केसेस में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। सीवीआरटी की बात करें तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, जब आपका प्राइमरी डेंगू फर्स्ट टाइम आपको इन्फेक्शन फर्स्ट एक्सपोजर हुआ है उस टाइम उतना ज्यादा कई इसमें सीवीआरटी नहीं होती है। बट सेकेंड जब री इन्फेक्शन होता है उसके अंदर स्पेसिफिकली जो हम फिनोमेना की बात कर रहे हैं, एंटीबॉडी डिपेंडेंट इनहेंसमेंट, तो जब आपको सेकेंड री इन्फेक्शन होता है उसमें नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज होती है और उस टाइम आपका जो ये वायरस की फंक्शन को ही इनहेंस कर देती है और ये ज्यादा मतलब इम्यून सिस्टम आपका ट्रिगर हो जाता है और आप ज्यादा सिम्टोमेटिक होते हैं। तो उस केस के अंदर देखा गया है। फिलहाल अगर हम देखें तो ट्रेंड तो खैर उसी तरह का जैसा पहले भी हम देख रहे थे, बट हाँ इस बार केसेस के नंबर्स ज्यादा देखे गए हैं जिसके कारण आप दो समझ में आते हैं, क्लाइमेट चेंज और दूसरा जिस तरह से इस बार जल भराव और मॉनसून काफी लंबे समय। तो डेंगू का ये जो आउटब्रेक इस बार ज्यादा दिखा, इसका क्या कोई कोरोना कनेक्शन है? कुछ स्टडीज आई हैं और उन्हीं स्टडीज पे थोड़ा सा मंथन और आगे कर रहे हैं खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर राय, क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज के संबंध को थोड़ा सा डॉक्टर रमन गंगाखेडकर उससे इत्तेफाक नहीं रख रहे, स्पेकुलेशंस ज्यादा मान रहे हैं। आपका इस पर क्या रिएक्शन होगा सर? नहीं, मैं जो डॉक्टर गंगाखेडकर ने कहा मैं उससे सहमत हूँ। ये एक्सप्लोरेटरी स्टडी है, उन्होंने पहले ही स्टडी में लिखा है कि हमारी एक्सप्लोरेटरी स्टडी है और एज ए साइंटिस्ट
हम जो है एक स्पेकुलेशंस करते हैं और उस पर फिर एविडेंस जनरेट करते हैं। उस दिशा में कम से कम कुछ एविडेंस इन्होंने जो एनालिसिस की है उसके लिमिटेशंस हैं। एक तो प्रोस्पेक्टिव स्टडी नहीं है, ऑलरेडी पहले स्टडी हुई थी, उसके ही सिम्टम्स को लेके और हिस्ट्री को लेके इन्होंने तो एक तरीके से जो है सेकेंडरी डेटा एनालिसिस की बेस पे ये स्टडी है। इन्होंने डेटा कलेक्शन ये नहीं किया है, तो उसके अपने जो है जो खामियां होती हैं सेकेंडरी डेटा एनालिसिस का ये है। बट सिर्फ इसी पेपर ने नहीं, और भी कुछ पब्लिकेशंस हैं जो ये कहती हैं क्रॉस रिएक्टिविटी। मैंने पहले ही कहा था क्रॉस रिएक्टिविटी यूजुअली सेम टाइप में होता है, जैसे डेंगू का डेंगू में होता है, बट ये कम देखने को मिला है वायरस में कि दूसरे वायरस का जो है दूसरे वायरस के साथ क्रॉस रिएक्टिविटी हो और जिसके कारण से प्रॉब्लम हो कि एडी टाइप की फिनोमेना हो। लेकिन इस पेपर में उन्होंने एक संभावना व्यक्त की है कि शायद ये जो है क्रॉस रिएक्टिविटी हो रही है। और एक अभी जो है एक दृष्टि ने भी एक पेपर सर एक इंटरेस्टिंग चीज सर, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान इस पे आकर्षित करूंगा। साइंस डायरेक्ट में ही 2001 में एक पेपर पब्लिश हुआ था और उस समय डेंगू का कोविड का आउटब्रेक काफी वो हो रहा था, और इन्होंने सेम जो क्रॉस रिएक्टिविटी जो पाई थी वो इन दोनों में पाई थी। इनका ये मानना था कि जो हाई डेंगू एंडेमिक कंट्रीज हैं जहां पर ज्यादा आउटब्रेक हुआ है, वहां पर कोविड का सीवियरिटी कम पाई गई थी। ये साइंस डायरेक्ट में था। इनका ये कहना था कि इनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जहां जहां डेंगू हो चुका है वहां कोविड बड़ा कम दिखाई दिया या उसके सिम्टम्स या सीवियरिटी कम दिखाई दी, तो वहां पर उस समय इन्होंने क्रॉस रिएक्टिविटी की बात कही थी। तो ये थोड़ा सा चक्कर क्या है सर? नहीं, वही जो ये पेपर भी है वही कह रहा है कि क्रॉस रिएक्टिविटी है और तभी एडी होने की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन और आप जिस पेपर का जिक्र कर रहे हो पेपर मैंने नहीं देखा है, बट हो सकता है। प्लस अभी जो है ये दृष्टि ने एक पेपर जो है पब्लिश पीयर रिव्यू नहीं हुआ है, बट उन्होंने मेड्रिक्स पे डाल दिया है, सो प्री प्रिंट अभी उसका अवेलेबल है। उसमें भी उन्होंने सैंपल्स में ही जो है क्रॉस रिएक्टिविटी जो है लैब के अंदर देखा हुआ है लेके कि इनमें क्रॉस रिएक्टिविटी हो रही है। तो अब पहले जो है सिर्फ ऑब्जर्वेशनल स्टडी बेसिस पे था, अब लैब बेसिस पे भी जो है एक पेपर उन्होंने अभी अनपब्लिश्ड है, मतलब पीयर रिव्यूड नहीं है, वो अब है बट पब्लिक डोमेन में है, तो उसको हम देख सकते हैं। तो अब संभावना ये व्यक्त कर रहे हैं कि क्रॉस रिएक्टिविटी हो रही है, लेकिन मैं अभी उससे सहमत नहीं हूं कि इसकी सीवियरिटी बढ़ जा रही है। सिम्टम्स थोड़े से बढ़ के, क्योंकि थोड़ी सी क्रॉस रिएक्टिविटी से इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इस साल अभी केसेस देखें तो बहुत नहीं बढ़े। अगर पिछले साल से हम तुलना करें तो जो रिपोर्टेड केसेस है हमारे मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे करीब 1 लाख के आसपास इस साल केसेस है, जबकि 2.5 लाख के आसपास पिछले साल केसेस थे। अभी तक 100 के आसपास मौत हुई है पूरी कंट्री में, पिछले साल जो है 300 के आसपास मौत हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि इस साल बहुत हो गया। देखिए एक साइक्लिक ट्रेंड हमेशा उसके बहुत से रीजन है। अब चूंकि डेंगू मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूं, नहीं तो डेंगू का बताता कि क्यों साइक्लिक ट्रेंड होता है। हर साल वो प्रॉब्लम नहीं रहती है कि इम्यूनिटी जब गैप मिलता है उस समय ये प्रॉब्लम होती है। तो जिस स्टेट में, कुछ स्टेट में पिछले साल प्रॉब्लम थी, इस साल नहीं है, कुछ स्टेट में इस साल ज्यादा प्रॉब्लम है, नहीं है। अभी दिल्ली में जितनी पिछले साल थी लगभग वैसे ही है। अगर केस मैं जितनी रिपोर्टेड की बात करूं, यहाँ पे कितनी रिपोर्ट हुई है, मुझे जो है करीब 6000 के आसपास, इफ आई रिकॉल करेक्टली, दिल्ली में टोटल केसेस हैं, जबकि पिछले साल 15,000 के आसपास रिपोर्ट हुए थे। तो अभी है 1-2 महीने और है दिसंबर तक, बट दिसंबर तक कितने केसेस अब ग्रेजुअली डिक्लाइन ही होता है विंटर सीजन आने पे। ये आपने सर सही कहा, क्योंकि मैं भी कई जर्नल्स में हमने ये पढ़ा, और जो आपने कहा मैं अपने सिर्फ दर्शकों के रेफरेंस और आपके रेफरेंस के लिए भी बता दूं, साइंस डायरेक्ट में ये जो छपा था, ये जो कंप्यूटेशनल मॉडलिंग वाला, ये कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चरल बायोटेक्नोलॉजी जर्नल में छपा था, वॉल्यूम 19 में, 2021 का ये है। तो बहरहाल मेरा सिर्फ इसको रेफरेंस लाने का मतलब ये था कि हम ये जो क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज का फिनोमेना थोड़ा सा और उसको हम ब्रेक डाउन कर पाएं। बहरहाल मैं रमन गंगा खेड़कर सर आपके पास आना चाहूंगा। सर अब अचानक से, क्योंकि बहुत सारी चिंताएं हुई, बहुत सारे लोग बड़े परेशान भी हो गए, भाई ये हो क्या रहा है, डेंगू इतना सारा क्या हो रहा है। तो क्या ये साइक्लिक पूरा इम्पैक्ट है डेंगू का,
या हम ये माने कि कोरोना के बाद कुछ तो ऐसा हुआ है कि हर चीज अब ऐसा लगता है कि बड़ी मात्रा में आ रही है और बड़े स्वरूप में आ रही है? नहीं, शायद मुझे बराबर सुनाई नहीं दे रहा था। जी। शायद पादी साहब ने बताया था। ये एक टाइम है कि जिसमें कोविड शुरू हुआ तो हमारी मोबिलिटी कम हो गई थी, हम घर के बाहर निकल नहीं रहे थे। अब ये कोविड जैसा कम हो गया, लोग बाहर फिरना शुरू हो गए। जैसा बाहर फिरने लगे तो वही पुराना हिसाब, क्लोथ्स पूरे शरीर के ऊपर फिट होने वाले उस किस्म के हम न पहने, तो मच्छर काटने का जो डर है वो बढ़ जाता है और इन्फेक्शन होने का भी डर उतना ही बढ़ जाता है। तो कोई अननेचुरल थिंग नहीं है कि कोविड के कंपैरिजन में, कोविड के टाइम में जितना डेंगू दिखता था उससे ज्यादा हमको दिखाई दे रहा है। इसमें कोई यानी सरप्राइज का एलिमेंट है नहीं। अब रही दूसरी बात, क्या सीवियरिटी बढ़ रही है? आप अगर देखें, इस स्टडी में भी उन्होंने क्या बताया है, 31% लोगों को सीवियर डेंगू हुआ। अब उसमें कैसे क्लासिफाई हुआ उसके इश्यूज अलग है, लेकिन यानी उन्होंने सही मानों से उसको सीवियर बताया कि नहीं बताया, ये देखने का ढंग अलग रहेगा। लेकिन मैं 31% भी अगर मानूं तो इवन एवरेज इसमें कोई भी नॉर्मल सिचुएशन में डेंगू में 4 में से 1 मरीज जो होता है वो सीवियर रहने का चांस है। दूसरी सबसे बड़ी बात हमको याद रखना है कि इनका एसोसिएशन बढ़ गया है, ये बताने के लिए हमको आगे चल के ट्रेंड देखना पड़ेगा कि क्या डेंगू का इंसिडेंस बढ़ चुका है, तो ही हम कह पाएंगे। क्योंकि और उसको हम कोविड से एसोसिएट करें, ये प्रूव होने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि शायद मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन उसको कोविड हो चुका था। तो आपको जिनको कोविड हुआ ही नहीं ये पिछले 3 साल में, ऐसे लोग मिलना भी कठिन है। तो उसका एविडेंस जनरेट करना ये बहुत कठिन जाएगा। लेकिन हमको उसके सर्वेलेंस में ट्रेंड्स देखना पड़ेगा और उसको इन विट्रो स्टडीज में लेके उसके बारे में हमको अंदाज लगाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये पोस्ट कोविड के वजह से ये बढ़ चुका है। ये कहना कठिन है। मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि कोविड का डायग्नोसिस जब करते थे तो सीरोलॉजिक टेस्ट में 30% टेस्ट जो थे उसमें क्रॉस रिएक्टिविटी दिखती थी, फॉल्स पॉजिटिव हमको डेंगू के लिए दिखाई देते थे। लेकिन इसका मायना सीवियरिटी बढ़ेगा ये समझना मेरे हिसाब से कठिन है, क्योंकि अभी तक ऐसे कोई एविडेंसेस ठीक है सर जनरेट नहीं हुए हैं। ठीक है सर। हालांकि जो डॉक्टर राय ने कहा कि सीवियरिटी से तो वो भी इत्तेफाक नहीं रख रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि सिम्टम्स जो हैं वो ज्यादा दिख सकते हैं। डॉक्टर भाटी, मैं फटाफट से आपका रिमार्क चाहूंगा। अब ऐसे में ओवरऑल इस स्टडी पे भी हमने चर्चा कर ली और उनके एविडेंसेस पे हम थोड़ा गए। अब ओवरऑल क्या सलाह देंगे, किस तरह के लोगों को डेंगू में सतर्क होने की आवश्यकता है, या कोई खास है, या जो नॉर्मल जो डेंगू का आउटब्रेक होता है उसी तरह से ही हमें अपना डेंगू हाइजीन रखना है? देखिए, वायरल को इन्फेक्शन होते रहते हैं। मौसम बदल गया है, जब देखते हैं सर्दियों के अंदर और भी रेस्पिरेटरी वायरस बढ़ जाते हैं, और भी तरह के अन्य वायरस बढ़ जाते हैं। कोई भी आपको वायरल इन्फेक्शन होता है, आपका इन्फ्लामेशन वैसे बढ़ जाता है, तो आपका इन्फ्लामेशन बढ़ा हुआ है, आपको डेंगू भी है, तो सिम्टम्स आपके और ट्रिगर हो सकते हैं, और उस समय आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो आप आप ससेप्टेबल बन जाते हैं। और इसके अलावा दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोमॉर्बिड लोग हैं वो अपना ध्यान रखें, जैसे सावधानी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा राइट टाइम पे राइट डायग्नोस होना जरूरी है। टाइमली आप इसको डायग्नोस कर पाएंगे तो आप इसको ठीक तरीके से इंटरवेंशन कर पाएंगे। एब्सोल्युटली सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है थोड़ा हमने टेक्निकल इस पे एनालिसिस भी किया, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हेडलाइंस जब बन जाती हैं कि डेंगू और कोरोना का कोई संबंध है तो लोग फिर डर भी जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा विद्वानों की मौजूदगी में इस पर मंथन करना बहुत ज़रूरी था। चर्चा ये और हो सकती थी, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी हद तक हमने इसका समझ बना ली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय राय, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। डॉक्टर गंगा खेडकर, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर भाटी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी खबर, आपका फ़ायदा में इतना ही। इजाज़त दीजिए।